बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउड स्पीकर 90 FM में आज हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जिनका नाम लेने से पूर्वांचल के लोगों को एक गर्व की अनुभूति होती है, जिन्होंने भारतीय सेना में उप सेनाध्यक्ष के पद तक आप पहुँचे और आप उस जमाने के ICS सूरत नारायण मणि त्रिपाठी जी के पुत्र लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी आज हमारे स्टूडियो में हमारे अतिथि हैं। क्योंकि एक ऐसा समय है कि इस समय देश कुछ दिनों बाद ही 78वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, खास तौर से बांग्लादेश जिसको मुक्त कराने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। 1971 के वार में आप बांग्लादेश की लड़ाई में वहाँ थे, तो आज हमने एक खास संदर्भ में आपको आमंत्रित किया है। लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से त्रिपाठी जी का हार्दिक वंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। बांग्लादेश से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। 71 की लड़ाई में हम 22 दिन वहाँ पर थे, पूरी लड़ाई में, और उसके पहले भी वो विषय हमारा विषय आर्मी हेडक्वार्टर में था। इसलिए एक एक कोना बांग्लादेश का मैं उस वक्त जानता था। समय गुजर गया और हो भी सकता है कि कुछ चीज़ें मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मोटे तौर से बांग्लादेश का इतिहास पिछले 40 साल से बहुत उथल पुथल रहा है। और इसमें कभी कभी बांग्लादेश में ऐसे नेतृत्व आया जिससे कि उसमें कुछ एक तरह से स्टेबिलिटी आ गई, एक तरह से इकट्ठा हो गया। और वो ज़माना था जबकि पाकिस्तान परेशान होकर के उन्होंने कहा कि हम जनरल इलेक्शन कराएंगे। उस जनरल इलेक्शन में पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों थे। पूर्वी पाकिस्तान में एक आदमी के तरह से वहाँ के जनता ने मुजीबुर रहमान को वोट दिया, जिसके वजह से पश्चिमी पाकिस्तान में जिसको वोट मिला वो मुजीबुर रहमान से के वोट से बहुत कम था, और कायदे से मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री पाकिस्तान बनना चाहिए था। लेकिन ये गवारा नहीं था एक मुस्लिम प्रदेश को कि पूरब से एक आदमी आकर के हमारे ऊपर राज्य करे। और यही शुरुआत है बांग्लादेश में उथल पुथल की। और जब वो उथल पुथल उसके आर्मी नहीं संभाल पा रही थी, तब उन्होंने शुरू किया अत्याचार, बहुत घोर अत्याचार शुरू किया। और जिसके वजह से अगर बगल के देश में कुछ होता है तो हमको उसका ख्याल नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके वजह से लाखों में बांग्लादेशी भारत में आने लगे और बसने लगे और बहुत भीड़ हो गई। तो ये बात हमारे प्रधानमंत्री के पास पहुंची। प्रधानमंत्री अमेरिका भी गए और जगह भी गए, लेकिन कुछ अमेरिका में निक्सन थे, वो पसंद नहीं करते थे, प्रधानमंत्री झुकती नहीं थी किसी से। इंदिरा जी,
इंदिरा गांधी, जी जी जी। और जिसके वजह से वो बैरक लौट आई, और जब वापस आई तो आखिरकार भारत एक ऐसे राज्य में, बगल के राज्य में ऐसी सत्ता नहीं दे सकता था जो उसके हरदम खिलाफ रहा है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह तय किया कि बांग्लादेश को फ्री किया जाए, पाकिस्तान से फ्री किया जाए। और उस फ्री करने में ज़रूर हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी में भी जाति किया हो, लेकिन बांग्लादेश का एक तरह से चरित्र है कि जो उसको दबाता है तो वो दब जाएंगे, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वो मोटे तौर से बगावत करेंगे। ये उनकी प्रेसिडेंट जो है वो यूनिस, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड है, उनको पसंद नहीं करती है। हाँ, वो यूनिस, मैं उनसे मिलना चाहता, नोबेल अवार्ड जिनको मिला है, मैं उनसे मिलना चाहता था जी, लेकिन लोगों ने कहा कि आप मत मिलिए क्योंकि प्रेसिडेंट उनको पसंद नहीं करती, तो मैं नहीं मिला। लेकिन उनको पसंद नहीं था यूनिस, और यूनिस को उन्होंने कैद कर दिया। और दूसरा बात ये किया कि जो लोग लड़ाई किए थे 71 में, उनको ज़्यादा जॉब दिया और उनको ज़्यादा तरजीह दिया, और उसके वजह से ये हुआ कि वो लोग सब बूढ़े हो रहे थे, उनको नौकरी मिल रही थी, और जो यंग लड़के थे उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। इस पर शुरू हुआ बगावत। उसको खालिदा जिया ने दबाने की कोशिश किया, उनके जो एडवाइज़र थे उन्होंने दबाने की कोशिश किया, लेकिन बांग्लादेश में ये खासियत है कि जब बगावत पर उतर आते हैं तो बहुत ही भीषण तरीके से काम करते हैं, और इसलिए पूरे इकट्ठा हो कर के, ये आदत है मुसलमान कौम की, ये हम किसी कौम की बात नहीं मानते क्योंकि आर्मी में रहे, सब लोग हमारे साथ थे जी। ये है कि छोटी छोटी बात पर सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग इकट्ठा हो जाए, और वही हुआ बांग्लादेश में। मुजीबुर रहमान की मूर्ति भी तोड़ डाली, मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ दिया, और के मंदिर में आग लगा दिया। अब भारत से जुड़े हुए जो बिल्डिंग्स हैं उनका नुकसान किया, और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट के पैलेस में घुस करके चीज़ें चुरा ले और चीज़ें जला दिया। अब इस हालत में इन्होंने फायरिंग कराई, 150-200 लोग मारे गए, लेकिन कहाँ तक करें, इसलिए इन्होंने ये ठीक समझा कि वो छोड़ गए। ये देखने की बात है कि भारत के दृष्टिकोण से बहुत सेंसिटिव इलाका है बांग्लादेश। पूर्वी जो हिस्से हैं उसमें हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं और लोग हैं, अपने में झगड़ा होता रहता है। इधर बंगाली लोग हैं और बंगाल में मुस्लिम बहुत हैं, जिसके बल पर वहाँ के जो लीडर हैं वो मुसलमानों का ख्याल रखती है। कोई हर्जा नहीं है अपने लोगों का ख्याल रखना,
लेकिन उसके वजह से वहाँ से जो भाग के लोग आए हैं वो बॉर्डर पर, हमको इसका तजुर्बा है क्योंकि हम लोगों के टाइम में भी सब लोग भाग के हिली गायबंदा इन जगहों पर थे, अब भी आकर के थे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी होती और भारत को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। अब भारत हिचकिचा रहा है कि बांग्लादेश एक दोस्ताना हम लोगों का रिश्ता था और कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता है जिससे कि लगे कि हम उनको दबाए हैं। इसलिए बातचीत अब चल रही है और अब जयशंकर भी और लीडर्स भी उस तरफ मुखातिब हुए हैं और हमको उम्मीद है कि इससे और ख़ास तौर से यूनिस का बहुत प्रभाव है। जो भारत की विदेश नीति है ये बांग्लादेश को अपने अच्छे पड़ोसी के रूप में, चूँकि उससे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, तो चूँकि उससे अच्छा बना के ही रखना है। लेकिन उधर आप जो अड़ोस पड़ोस में देखिए, उधर पाकिस्तान में भी हलचल है। पाकिस्तान में इमरान खान और नवाज शरीफ के परिवार में हलचल तो भारत के खिलाफ रहेगी, लेकिन पाकिस्तान की कुव्वत नहीं है कि कोई नुकसान कर सके और भारत का नुकसान कर सके, और भारत के नुकसान के लिए वो आगे नहीं बढ़ेगा इस वक्त, क्योंकि इस वक्त वो खुद बहुत परेशानी में है और फाइनेंशियली बहुत हालत उसकी ख़राब है। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि युद्ध की तरफ ये बात बढ़ सकती है। उनकी खुद परेशानी इतनी ज़्यादा है जी कि मैं नहीं समझता हूँ कि वो इस हालत में है। दूसरी बात कि किसी भी हालत में बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान को पसंद नहीं करेंगे। ये आपने एक बड़ी रिमार्केबल बात कही है। लेकिन वहाँ जो जमाते इस्लामी है, जो कट्टरपंथी संगठन, उसने ही लंबे समय से लोगों को भड़का करके, चूँकि मुसलमानों में इलिटरेसी ज़्यादा है, तो उनको धर्म के नाम पे बहका करके और भड़का करके शेख हसीना के खिलाफ उन लोगों ने खड़ा किया। हालांकि जो छात्र आंदोलन था वो भी दब गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को ख़त्म ही कर दिया था लगभग, लेकिन उन लोगों का असली मोटो ये था कि शेख हसीना को किसी तरह से सत्ता से हटाना। और इसमें किसकी किसकी भूमिका है आप तो समझ ही रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, हालांकि शेख हसीना ने नाम भी लिया है कुछ देशों का कि उन लोगों ने हमें हटाने में जो है ये उनकी भूमिका रही है। आप जम्मू कश्मीर में भी तैनात रहे काफ़ी समय तक? नहीं, बहुत समय तक नहीं। अच्छा। लेकिन जम्मू कश्मीर में जी हम 2 दफ़े थे। 2 दफ़े थे। और जब ये 1971 के वार में आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? हमारी पोस्टिंग पहले आर्मी हेडक्वार्टर में थी जी। फिर मैं वाइस चीफ का असिस्टेंट था। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि हम अपने रेजिमेंट के साथ जाना चाहते हैं, लड़ाई में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है, आप अप्रूव हो गए हैं तो टेक ओवर करने के लिए। हमने कहा यही तो प्रॉब्लम है जी। अगर हम अप्रूव हो गए हैं तो हम उनके साथ ज़रूर लड़ेंगे जी। तो क्या बात सही है, हमको जाने दिया। और लड़ाई के पहले हम वहाँ पहुँचे और हमने 22 दिन अपने स्क्वाड्रन को कमांड किया, बोगरा में सरेंडर लिया पाकिस्तानियों का और काफ़ी रहे वहाँ। तो जनरल नियाजी थे ना उस समय, पाकिस्तान सेना का, और नियाजी तो काफ़ी बड़े पैमाने पे सरेंडर हुआ था। नियाजी एक्चुअली पाकिस्तान का नहीं है, वो पंजाब का। पंजाब का भी नहीं है,
NWFP, अच्छा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था जी। वहाँ का है। इमरान भी नियाजी है, हाँ, इमरान बिन नियाजी नियाजी है। जी। तो वहाँ का है, कोई बहुत जाना माना सोल्जर नहीं था, लेकिन वहाँ पर था बेचारा, क्या करता। आप मिजोरम के ऑपरेशन में भी रहे 3 साल। 3 साल। तो मिजोरम में भी आतंकवादियों की बहुत बड़ी समस्या थी, काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी वहाँ। मिजोरम में असल में वहाँ की जो जनता है, लोकल जनता, वो बहुत एक्टिव है। और वहाँ मीज़ोस को छोड़ के कुछ किसी की चलती नहीं है, और न वो किसी से बात करते। हम ही थे 3 साल जो कि उनसे संवाद रहता था, कंट्रोल किया, लेकिन अदरवाइज उनके अच्छे अफसर हमारे दोस्त थे, और हमने कोशिश करके उनसे दोस्त, हमारे जनरल वहीं जब जनरल भी थे, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता था, हमारे ही कहने पर होता था। तो मिज़ोरम में कोई और मुसलमान या कोई और ट्राइब नहीं जा सकती, बल्कि उनके आसपास की भी ट्राइब यहाँ नहीं जा सकती, आसाम की भी ट्राइब वहाँ नहीं जा सकती। झगड़ा चल ही रहा, आपको मालूम, और वो काफ़ी तगड़े हैं जी। एक जो आपने अभी चर्चा की कि इंदिरा गांधी जी को आपने बहुत करीब से देखा था, तो वो आप बता रहे थे आर्मी हेडक्वार्टर में आई थी, ये 1971 के बाद के दौरान 71 में जी। जिस दिन ये विस्फोट हुआ कि बहुत जाति कर रहा पाकिस्तान आर्मी, तो हम लोग ये तो समझ रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी ने दबा के रखा है, लेकिन ये कि जाति कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, ये सब नहीं था। बहुत सवेरे हम लोगों को खबर मिली, सवेरे खबर मिली तो प्रधानमंत्री को भी इन्फॉर्म किया गया, लेकिन उस दिन आर्मी चीफ मानिक शॉ और एयरफोर्स चीफ दोनों बाहर थे जी। तो ये हुआ कि शाम को मीटिंग हो, तो शाम को 8 बजे मीटिंग हुई, तो रात में वहाँ पर ऑपरेशन रूम है, उसमें होता है, हम ऑपरेशन डायरेक्टर में थे, तो उस कमरे में थे। तो ये आई, इंदिरा जी वहाँ पहुँची? हाँ, इंदिरा जी वहाँ पहुँची थी? 8 बजे पहुँची, और सब चीफ ने अपनी बात बयान किया। ये कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही मुंह बना के, और उसके बाद बोली आई वॉन्ट टू डू समथिंग, डू समथिंग, और यूँ करके तो मानिक शॉ खड़े हुए, मैडम we also want to do something, but if I do anything now, I don't think we'll succeed. It's a very difficult place, lot of rivers which we have to cross, and the army has to be divided into 4 or 5 all around. So, but if you give me 2 months, then I'm reasonably sure of doing well. But if you give me 6 months, I assure you victory. जी। करके उठी वो, तो मानिक साहब का वो था, से मैडम when should I send my resignation? देखी, smiled, she said, not yet, General. काफी ड्रामेटिक वो था। जी जी जी। आप उस ऐतिहासिक
लम्हे के साक्षी बने। वो बहुत ऐतिहासिक क्षण था जिसमें जनरल मानेक शाह ने भी बहुत सही स्थिति बयां की कि आज की सिचुएशन में अगर जो हम वार करते हैं तो हमें कितने नुकसान हो सकते हैं। तो और इंदिरा जी ने, लेकिन एक बात आती है कि जब वो अमेरिका ने छठा बेड़ा भेजने की बात की थी तो इंदिरा जी ने उस समय भी फौज से राय ली होगी, पूछा होगा, तो उस समय फौज की क्या प्रतिक्रिया थी, आर्मी? अब मैं नहीं था वहाँ। अच्छा जी, मैं बता देता हूँ। जी जी जी। आप तो 11वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे और 13वीं के भी रहे। आप आज़ादी के पहले पैदा हुए, आपने आज़ादी को, देश को आज़ाद होते हुए देखा है। तो आज जो भारत है वो कितना मजबूत है, भारतीय सेना का लेवल क्या है, और हमारे आसपास जो दुश्मन हैं उससे हमारी भारतीय सेना किस तरह से हर क्षेत्र में अपने को मजबूत बनाए हुए है, इस पे थोड़ा सा आपने फौज को बहुत करीब से देखा है और इसकी तैयारी को भी देखा है। भारतीय सेना बहुत तेजी से अपने हथियार ठीक कर रही है, खुद बनाने लगी है। हमारे जो सैनिक हैं या अफसर हैं वो किसी से कम नहीं है, ज़रा भी कम नहीं है, और चाइना वगैरह से तो बिल्कुल कम नहीं है। वो देखा होगा अपने गलवान वैली में जी जी कि अगर कुछ लोगों को मारा उन्होंने तो जवान खुद गुस्सा हो गए और जा कर के उनके कैंप में जा कर के मारा। इसमें अभी जो हुआ था यहाँ पर, वहाँ भी यही हुआ। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इस वक्त दो चीज़ें हैं। एक तो वो कंसंट्रेट कर रहा है चाइना कि साउथ चाइना सी पर उसका वर्चस्व बन जाए, और हम लोगों के ये तैयारी हो रही है कि ये न होने पावे, क्योंकि इंडियन ओशन है और ये हमारा वो था। लेकिन इतने जहाज, इतने न्यूक्लियर पनडुब्बी हमारे पास नहीं है। अभी एक तैयार हुआ है न्यूक्लियर पनडुब्बी। तो तेजी से हम बढ़ रहे हैं, वो देख रहा है कि तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी बड़ा फैक्टर ये है कि चीन ये जानता है कि अगर इंडिया से कुछ हुआ तो रूस हमारी डायरेक्ट मदद नहीं करेगा। जी, इंडिया भी जानता है कि रूस को अपने साथ रखना, इसलिए ये बैलेंस है। और उत्तर में हमारी उतनी ही आर्मी हो गई है जितनी चीन की आर्मी हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर ठीक से जमकर लड़ाई नहीं होती है तो वो हम लोगों की कमी है, आर्मी की कमी नहीं है, लीडरशिप की कमी। और लीडरशिप मतलब कि वो ऐसा लीडरशिप होना चाहिए कि 10 लाख आबादी वाला देश आज पीछे पड़ गया है, इजराइल, और बोला कि हम निकाल के छोड़ेंगे। तो ये नहीं कि कितने, उसको कोई फिक्र नहीं कितने लोग मरते हैं, कितने वो हम छोड़ेंगे। तो जा कर के पूरा उसके चारों तरफ मुसलमान देश है, किसी की हिम्मत नहीं है। इसलिए उस लेवल पर तो साइकोलॉजिकल है, जवान और मेजर और कर्नल के लेवल पर लड़ना है जो ऑर्डर, लेकिन डिसीजन सही। और इस मामले में जो हम लोगों ने स्ट्राइक किया उससे बहुत बड़ा मैसेज गया जी 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 कि
भारत छोड़ेगा नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक से काफ़ी बड़ा मैसेज गया। आप एक सेनानी, एक सैनिक के रूप में भी, एक अफसर के रूप में भी आपने भारतीय सेना की सेवा की और 2 बार आप देश की लोकसभा के भी सदस्य रहे। तो राजनीति में पारी आपकी कैसी रही, कैसा महसूस हुआ? अच्छा था। आपके समय में अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे ना? हाँ, अटल जी थे, ज़्यादातर अटल जी थे, जी। वही ले गए थे हमको। जी जी जी। हाँ, तो कुछ अच्छा पुरानी था। यादें अटल जी से जुड़ी हुई, हाँ कुछ अटल जी से जुड़ी हुई पुरानी यादें कोई आती हूँ? हाँ हाँ, पुरानी नहीं थी। जी हम गए उनसे, कहने हमने कहा कि हम लड़ना चाहते हैं देवरिया से। अच्छा, आप गए, आपने कहा कि मैं लड़ना चाहता हूँ देवरिया से। देवरिया से। अच्छा। तब उनका आप गांव जा कर के दरी खिंचाए को बैठेंगे। हमने कहा 500 गांव कर चुका हूँ मैं। जी शायद कुछ नहीं बोले, but he probably took a decision जी and very fond of me, और बहुत क्लोज वो था। कई चीज़ों में वो हमसे अलग से बात करती थी। जी जी जी, बात करते थे अलग से। जी मतलब अनयूजुअल था कि लेफ्टिनेंट जनरल, फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, फर्स्ट एमपी और बीजेपी इन देवरिया। जी हमसे पहले कोई नहीं था। जी जी तो थोड़ा सा कौतूहल भी उन लोगों को था। जी। और हुक्म। तो ये जो अभी सारी जो चीज़ें चल रही हैं, अभी देश का जो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, आज की जो पीढ़ी है, आपका तो बहुत लंबा समय हो गया, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के जो नौजवान हैं उनको, चूँकि आप लोगों के अंदर तो देशभक्ति का जज्बा भरा हुआ है। संदेश ये है कि तिरंगा झंडा और ये शो या अलग अलग चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन देश को अगर ऊंचे स्थान पर ले आना है तो खाली आर्थिक उससे नहीं होगा जी, वो सोच से होगा। जी वो सोच आनी चाहिए, कठिनाई में कुछ करने की सोच। जी यही हमारा मैसेज है। जी। आप अपने पिताजी के बारे में, हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है, सूरत नारायण मणि त्रिपाठी जी के बारे में एक पुस्तक हमने पढ़ी थी। आप उनसे, आपके जीवन पर उनका कितना प्रभाव पड़ा? उनसे किस तरह कोई ऐसी घटना याद आती हो जो पिताजी का संस्मरण, तो उसको मैं चाहूँगा। घटना तो कोई, लेकिन ओवरऑल जो है, जो उनका असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ा है, कभी कहा नहीं उन्होंने कि ये करो ये करो। अच्छा, कभी कहा नहीं? कभी नहीं कहा, लेकिन आदमी देखता था ये कैसे ये डील कर रहे हैं, ये कैसे डील कर रहे हैं, तो उसका असर बहुत पड़ा। अब हम 42 साल आर्मी में रहे, लेकिन कभी शराब नहीं पिया, न उन्होंने कभी मना किया, न हमारे फैमिली में कोई पीता है। तो मेरा ये कहना है कि आप सरमन देते जाइए, लड़के पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो आपको देखेगा और अपने आप आपने खुद नोटिस किया होगा कि बच्चे जो हैं अल्टीमेटली डेवलप करते हैं अपने पिता के उसमें। जी। तब उनका असर बहुत, मतलब अब तो मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब बहुत याद आते। जी जी। अलग अलग चीज़ें जो सामने आती हैं तो ज़रूर दिमाग में आता है कि ये क्या किए होते। एक परिचय आपका बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल त्रिपाठी को ये 1992 से 1993 में आप डिप्टी चीफ
आप आर्मी स्टाफ रहे, आपको अति विशिष्ट सेवा मेडल और परम विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल चुका है। तो आप हमारे स्टूडियो में आए और आज आपने बहुत सारी बातें की और आप उम्र के इस पड़ाव पर 90 साल आपकी उम्र हो चुकी है। तो ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ और ये हमेशा आप हमारी मेमोरी में रहेंगे। हमारे दर्शक और श्रोता इस इंटरव्यू को बहुत ख़ास तौर से देखेंगे। हम आपके शतायु होने की कामना करते हैं और जब भी आप स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद मिलता रहे, यही प्रभु से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगले हफ्ते हम फिर किसी शख्सियत को लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।